अली भाई ने कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया था। इस वीडियो के बेस पे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस के थ्रू आप बआसानी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। सर उमर साहब ने कॉल की कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाख वीज़ा ग्रांट हो गया। आपके कितने को पैसे लग गए? जिनके रिजेक्ट होते हैं वीज़े, उनकी रीज़न आपकी समझ में क्या अभी तक आई कि कब आपने ये प्रोसेस शुरू किया, कौन कौन से स्टेप से आपसे गुजरना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, अगर आपका कोई भाई बहन छोटा या आप बजाते खुद ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि बतौर स्टूडेंट स्टडी करने के लिए, काम करने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, तो आज की हमारी जो वीडियो है इसी चीज़ के मुतालिक है। क्योंकि इस वक्त जो हमारे साथ ये नौजवान खड़ा हुआ है, आप हमारी क्रिकेट एनालिसिस के हवाले से जो वीडियोस देखते हैं उसमें अली भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं। और अब माशाल्लाह खुशखबरी की बात यह है कि अली भाई ने कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया था और अब उनका माशाल्लाह से वीज़ा लग गया है। इस वीडियो की बेस पे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस के थ्रू आप बआसानी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कब आपने ये प्रोसेस शुरू किया, कौन कौन से स्टेप से आपसे गुजरना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इंटर किया 2016 और 2018 सेशन में, और उसके बाद तकरीबन 2 साल मैं स्पेन के चक्रों में काफ़ी ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि ज़लालत, मैंने बर्दाश्त की। तो उसके बाद हमारा यही मशवरा हुआ कि हम आर्ट्स करते हैं, जो कि कंपलसरी है किसी भी मुल्क के स्टूडेंट वीज़ा के लिए। उसके बाद आर्ट्स के लिए मैंने अल्फ़ा ओवरसीज़ एजुकेशन है जो कि गुजरात में, उनसे मैं उधर गया। वो सर उमर साहब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, उनसे मैंने तकरीबन 3 साल का गैप था, लेकिन 3-4 साल का गैप तब तक बन चुका था। तो मैंने उनसे आर्ट्स पढ़ा और तकरीबन 1.5 मंथ में मैंने अपना आर्ट्स कंप्लीट किया। उसके बाद आर्ट्स का एग्ज़ाम दिया और 6.5 ओवरऑल मेरे बैंड्स आए थे आर्ट्स में। इसके बाद प्रोफाइल मेरी पहले भी ठीक थी इंटर और मैट्रिक की, सो प्रोफाइल मेरी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया था। मेरा तकरीबन मैं सर उमर साहब से अप्लाई भी किया, तो उन्होंने मेरा 1 मंथ में जो कॉलेज का सारा सीन्स होते हैं, ऑफ़र लेटर मंगवाना, GTE क्लियर कराना, इसके बाद सारा कुछ उन्होंने किया था। एक मंथ में उन्होंने क्लियर कर दिया था। और ये कब आपने इनिशिएटिव कब लिया, ये स्टार्ट प्रोसेस कब? स्टार्ट प्रोसेस तकरीबन लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था और जनवरी में मैंने आर्ट्स किया। उसके बाद जैसे ही जिस दिन मेरा रिजल्ट आया आर्ट्स का, तो उसी दिन ही मैंने डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करा दिए थे। ये जनवरी 2022 की बात है? जनवरी 2022। 21 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया और 25 फरवरी को मेरा उन्होंने 1 मंथ के अंदर अंदर जो केस है वो एम्बेसी में डाल दिया था, जो एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कंसल्टेंट की। 1 मंथ के अंदर केस को क्लियर करके एम्बेसी में डाल देना। और उसके बाद 25 फरवरी से लेकर तकरीबन 23 सितंबर को मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ है। सर उमर साहब ने कॉल की कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाख वीज़ा ग्रांट हो गया। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो 2-3 साल का गैप था आपका, उसका कोई इशू तो नहीं बना? बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो शायद 2-4 साल पहले इंटर कर चुके हैं, तो वो एक ये चीज़ बताइएगा और दूसरा ये भी बताइएगा कि इंटर के बाद फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के, या कि ग्रेजुएशन के बाद के, या कुछ पता नहीं है कि किसका वो वीज़ा लगा दे? देखें, पहले तो तकरीबन यही चांसेस थे, अगर इंटर के बाद भी आप हायर एजुकेशन में करते हैं या ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स इस शोबे में करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते थे। लेकिन जिस तरह का अब सीन चल रहा है, तो आप अगर डिप्लोमा में भी करते हैं या हायर एजुकेशन, 2 सेक्टर हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए। अच्छा, तो जिसमें भी करते हैं तकरीबन अब मिक्स ही रेशो चल रही है, कोई कुछ कह नहीं सकता। अली भाई ये बताइए कि कितने कोई अखराजात आपको फेस करने पड़े हैं इस पूरे प्रोसेस में, आपके कितने को पैसे लग गए? मेरा देखें, सर उमर साहब ने काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने जो कॉलेज चूज़ किया वो काफ़ी बेस्ट कॉलेज था। अच्छा, ये चूज़ करना फील्ड को, कॉलेज को, कंट्री, अपना सिटी को, ये सारा कुछ उमर साहब ने खुद किया है? हाँ जी, उनके पास था, उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए हैं कि ये कॉलेज हैं, तो मैंने उसके बाद ये वाला कॉलेज सेलेक्ट किया है। उन्होंने ये कहा कि ये कॉलेज लेवल 1 कॉलेज है, काफ़ी अच्छा इनका रेशो है। रिजल्ट वगैरह, अखराजात की बात ये है कि तकरीबन एटलीस्ट अगर कह
कह लें तो तकरीबन 20 के अराउंड 20 लाख 20,000 नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया और डिग्री सेलेक्ट की, उसके हवाले से थोड़ा बताइए कि वो क्या है और किस बेस पे आपने उसको सेलेक्ट किया, और उसमें रेशो ज़्यादा है वीज़ा लगने की या किसी और डिपार्टमेंट में? देखें, बात इस तरह के आईटी में काफ़ी ज़्यादा वीज़े लगते हैं और जो एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा हैं आईटी की, लेकिन इसीलिए उनमें तकरीबन आप हिसाब लगा लें कि जिधर बाकी कोर्सेज़ में 50 एप्लीकेशन जाती हैं तो उधर 100 से 150 जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर 100 या 150 में से 50 भी लगें तो उनकी रेशो तो ज़्यादा ही है। लेकिन इसके अलावा और भी बाकी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट के डिप्लोमे या इसके अलावा मेडिकल के शोबे में जाते हैं, ये सारे इस तरह के। और मेरा जो शोबा है वो ऑटोमोटिव लाइट व्हीकल है, वो गाड़ियों के रिलेटेड है। कंसल्टेंट की कितनी अहमियत होती है? क्या ये सारे झंझट को एक बंदा आप जैसा मेरे जैसा खुद अपने तौर पे झेल सकता है? देखिए, अपने अपने बंदे की मेंटल कैपेसिटी की बात होती है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से बात हुई है कि कोई इसको खुद डील कर सके। कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी होते हैं और वो उनकी जो डीलिंग होती है वो उनका कहना जिसका काम उसी को साझे। सो उनका काम होता है और वो ही जानते हैं कि किस तरह किस काम को किस टाइम पे और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में किस तरह पूरा करना है, क्या हिसाब है। तो सारी अगर उनसे डीलिंग करवाई जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी उनसे करवाई जाए, खुद भी अपने आप उनको निगरानी करें, लेकिन वो अगर आप पहले ही अपने एतमाद का बंदा चूज़ करें तो आपको ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिर जिनके रिजेक्ट होते हैं वीज़े, उनकी रीज़न आपकी समझ में क्या अभी तक आई है, और जिनके एक्सेप्ट होते हैं उनकी क्या रीज़न? एक्सेप्ट जो होते हैं पहले नंबर पे उसकी बात कर लें तो उसका यही सीन है कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो और उसके अलावा आपकी जो एसओपी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। आपने स्ट्रांग रीज़न देनी है कि मैंने वापस आना है पाकिस्तान, अपने कंट्री, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल अगर आप यही जस्टिफाई करते हैं, सिर्फ ये मेन पॉइंट जस्टिफाई करना होता है कि मैंने अपने कंट्री वापस आना है, आके मैंने इधर मेरा बिज़नेस, जो भी आप जिस तरह करके भी अपनी एसओपी बनाते हैं उसका। और जिनका वीज़े रिजेक्ट होते हैं उसकी भी मेन यही रीज़न होती है कि आप अपनी एसओपी आपकी वीक होती है, उसमें ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आपने लाजम वापस आना है। सो वो माइग्रेशन एक्ट लग जाता है कि आपके वापस आने के चांसेस नहीं है, आप उधर ही रहना चाहते हैं, उस बेस पे वो रिजेक्ट कर देते। बहुत ज़बरदस्त आखिरी बात, मुझे अली भाई की सारी बातें बड़ी पसंद आई हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गई होगी कि आपने अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद उसका प्रोसेस क्या है। कंसल्टेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कंसल्टेंट के थ्रू जाना चाहिए। आप अकेले अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। दीगर कंट्रीज़ के प्रोसेस आसान हो सकते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जी अली भाई का अब तक की जर्नी थी और ये इनका स्टार्ट है। अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबियाँ दे इंशाल्लाह। वहाँ पे जाके कौन सी इनको मुश्किलात फेस करनी पड़ी आपको ज़रूर बताएंगे। मेन फोकस हमारा इस चैनल पे स्पोर्ट्स ही होता है, क्रिकेट ही होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ सोशल इशूज़ या इस तरह के मामला ताकि किसी का हमारी वजह से भला हो जाए। तो वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।